नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं और हम क्या करके आए हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो हैव अ लुक। चलो देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे दो एटम मिलके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हमने स्टडी करा था। उसके बाद हमने आइंस के बारे में देखा था कि दो टाइप के होते हैं, केटाइन होता है, एनाइन होता है, केटाइन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। एंड आफ्टर दैट वी हैड डन अबाउट द एटोमिसिटी, कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज द एटोमिसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। चलिए, हमने ये तो कर लिया, हमने मॉलिक्यूल कर लिया, हमने एटम कर लिया, हमने आयन भी कर लिया। क्या हम एक डिफरेंस अपने आप कर सकते हैं? वो डिफरेंस है हमारा आयन के बीच में और एटम के बीच में। क्या डिफरेंस है दोनों में? एटम क्या है और आयन क्या है? देखिए, एटम जो है वो न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है अकेला और ना ही नेगेटिव चार्ज। बट ये जो आयन्स हैं ये चार्ज कैरिंग स्पीशीज हैं, चार्ज कैरिंग स्पीशीज। या तो पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगी या नेगेटिव चार्ज लेके आएंगी। दो टाइप के चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते हैं। एटम रिएक्टिव है। एटम क्या है? रिएक्टिव। अगर एटम रिएक्टिव होगा तब भी वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और एलिमेंट्स की फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। पर आयंस जो हैं वो क्या है, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव है। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन्स नहीं होंगे। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का बैलेंस क्या है, इक्वल नहीं है। बट एटम के केस के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। इसीलिए एटम का चार्ज क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ना तो नेगेटिव चार्ज उसमें हाई होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों चार्ज अगर इक्वल होंगे तभी वो न्यूट्रल फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा एटम और आयन था। दोस्तों, एटम तो हमने पढ़ लिया, पर आपको पता है कि एटम जो टर्म है वो दी किसने है? वो हमारे फेमस साइंटिस्ट हो गए हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, एटम नाम की टर्म को कॉइंड करा था, इंट्रोड्यूस करा था। और उन्होंने बोला था ये इतना छोटा पार्टिकल है, वी कांट डिवाइडेड इनटू फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो वो हमारा क्या हो गया, एटम। चलो, एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अभी 18th सेंचुरी तक आते आते साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन अराइज करना स्टार्ट करा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम है, ये कंबाइन क्यों करते हैं? और कॉम्बिनेशन जब एटम्स का होता है तब क्या फॉर्म होता है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तब हमारे पास लॉ, केमिकल्स लॉ आए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिनको बोला है। और ये हमारे एक्चुअली चैप्टर के इनिशियल पार्ट में ही आ गए हैं, पर मेरे को ऐसा लगा कि पहले आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, आयंस के बारे में थोड़ा पता हो तो हम जाके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करें। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ना दोस्तों, वो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ही है। उसको करवाने के लिए पहले मेरे को एटम और मॉलिक्यूल तक जाना पड़ा। तो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। अब उसके अंदर हमारे पास दो लॉ थे, लॉ के नाम बता देते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लॉ हैं। और ये दोनों के दोनों लॉ ना हमारे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस करे हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। तो इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा फर्स्ट लॉ जो हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस। दोस्तों, इतने इंटरेस्टिंग लॉ हैं कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही पता चल जाए कि लॉ में जो साइंटिस्ट है वो कहना क्या चाहते हैं। हमारे बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हो गए जिनका नाम था लेवोजियर, लेवोजियर एंड जॉन एल प्राउस्ट, जॉन एल प्राउस्ट।
ये दो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दोनों लॉ प्रपोज करे हैं। हालांकि इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बस लॉ प्रपोज कर दिए। इनकी एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलेगी वो हमें डाल्टन की थ्योरी से मिलेगी, जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे कि डाल्टन की थ्योरी है क्या, फिर कैसे मॉडिफाई हुई है। पर वो बड़ा हायर लेवल जाता है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा 9th स्टैंडर्ड के साथ क्या होता है, मैच होता है। तो चलिए दोस्तों पहले लॉ की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मान लो मैंने एक रिएक्शन परफॉर्म करी है, उस रिएक्शन के अंदर मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे जो चौक होते हैं उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारा जो मार्बल है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन करता है तो वो ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। और मान लो मैंने 10 ग्राम अमाउंट ली है अपने किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, और टूटने के बाद वो मेरे को दे रहा है 3.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 6.2 ग्राम दे रहा है मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक क्लाइम भी बोलते हैं, CaO को क्विक क्लाइम भी बोलते हैं। अभी देखिए ये रिएक्टेंट लिया था एंड आफ्टर ब्रेकडाउन अगर मैंने हीट अप्लाई करी होगी तो ये ब्रेकडाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। रिएक्टेंट के अंदर इनिशियली जितना मास मैंने रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए लिया था डेट इज 10 ग्राम, एंड आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीशन और आफ्टर द प्रोसेस और आफ्टर द रिएक्शन जब मैंने प्रोडक्ट ऑब्टेन करा, चाहे वो 2 प्रोडक्ट हों, चाहे वो 3 प्रोडक्ट हों, चाहे वो 4 प्रोडक्ट हों, अगर उनके मासेस का जो सम है वो हमारे रिएक्टेंट के मास के इक्वल है, देन इट प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास ना तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। हमने जितना भी इनिशियल मास लिया है, किसी रिएक्टेंट का मास लिया है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट चाहिए, उसका मास जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा हमारे रिएक्टेंट के मास के बराबर। ना तो इसमें हम ऐड कर पाएंगे ना ये कम हो पाएगा अपने ओरिजिनल अमाउंट से। उसको बोल दिया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट रिमेन द सेम। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। मानो मैंने 10 ग्राम ऑफ आइस ली और उसको एक सील्ड ट्यूब के अंदर फिट करके रख दिया। कुछ टाइम के बाद जब वो आइस मेल्ट होके किसके अंदर जाएगी, लिक्विड के अंदर जाएगी। लिक्विड के अंदर जाएगी तो जो लिक्विड का वेट होगा वो आइस के मास के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैंने वाटर की एग्जाम्पल लिया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड 10 ग्राम, और जब ये जो स्टेट है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर, तब भी इसका मास और वेट किसके बराबर रहेगा, 10 ग्राम के बराबर रहेगा। इट कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। थ्रू आउट द प्रोसेस जो मास रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। चलो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन एज इट इज ही होनी चाहिए जो आपने पढ़ा होता है। चलिए लिखते हैं। लॉ के अंदर हम डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका है इट स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor destroyed during a process। ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमको किसने दिया था, लेवोजियर और प्राउस्ट ने इसको क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। किसके अंदर करा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर। चलिए हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा लॉ है ना उसमें ये बोला गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी देखिए एक इजी एग्जांपल के साथ डील करते हैं, आपको लर्निंग में क्या होगी, आसानी होगी। मान लो मैंने वाटर ले लिया, वाटर, अब ये जो वाटर है इसमें 2 ही हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन। ये वाटर अगर टैप का है तो भी, यही वाटर अगर मैंने पॉन्ड से लिया है तो भी, यही वाटर मैंने अगर ओशियन से लिया है तो भी, और यही वाटर अगर मैंने रिवर से कलेक्ट करा है तब भी, इसके फॉर्मूले में कभी चेंज नहीं आएगा। इसके फॉर्मूले में हमेशा हाइड्रोजन मास बाय मास जो ली है वो 2 ग्राम ली है, और बाय मास जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो लिया है 16 ग्राम। अगर इनको सिंपल होल नंबर रेशो में आप लोगे तो ये 1:8 हो जाएगा। सिंपल होल नंबर रेशो का मतलब है अगर दोनों वैल्यूज एक ही डिजिट के साथ डिवाइड होकर सिंपल होल नंबर देती हैं, दैट इज द सिंपल होल नंबर रेशो। तो इसका मतलब ये है कि चाहे पानी मैं टैप से लूँ, चाहे मैं बारिश का पानी लूँ, चाहे मैं आपका अंडरग्राउंड वाटर लूँ, चाहे मैं ओशियन से लूँ, हमेशा वाटर की फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन होगा वो वाई मास 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन वाई मास कितना होगा, 8 ग्राम। इस एग्जाम्पल को आप और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप एक एग्जाम्पल और ले लें, डेट इज द अमोनिया। अभी अमोनिया जो गैस है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन जो है वो बाय मास कितना है, अगर इसका 7 एटॉमिक नंबर है तो ये 14 होगा।
है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास अगर 1 ग्राम ही होता है तो 3 हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम हो गया। मीन्स जब भी हम अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर वो हमें अमोनिया देता है इन द हैबर प्रोसेस, अमोनिया की फॉर्मेशन को हैबर प्रोसेस का नाम दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन होगा वो हमेशा बाय मास कितना होगा 14 ग्राम होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो बाय मास कितना होगा 3 ग्राम होगा, 14 ग्राम और 3 ग्राम। जब इतनी क्वांटिटी में हम फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे तो डेफिनेट अमोनिया प्रोड्यूस होगा। आप इन कंपाउंड्स को अगर आर्टिफिशियली हम जब भी प्रिपेयर करेंगे इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो NH3 और H2O ही होगा, जो कि बाय मास क्या है फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप और एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है, जितनी मर्जी ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड की ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मींस कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2, उनका बायोमास करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन बायोमास कितनी कितनी उसमें क्या है एडिशन है। आप NO2 ले लो, आप NO ले लो, जितनी सारी गैसेस हैं जो कंपाउंड्स की फॉर्म में फिक्स्ड हैं, बाय मास फिक्स्ड हैं, जिनका मास हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दे हैव ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, देखिए जब सब्सटेंस वर्ड आता है ना मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब मैं शुरू में 11th स्टैंडर्ड में गई थी ना तो वहाँ पे 125 स्टूडेंट के अंदर हमारे टीचर बोर्ड पे ऐसे पढ़ाते थे सब्सटेंस सब्सटेंस, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि व्हाट इज दैट सब्सटेंस। तब मेरे को पता चला कि किसी भी मटेरियल को हम सब्सटेंस बोल देते हैं। तो देखिए इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट always in fixed proportion, फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बाय मास जितना प्रेजेंट होंगे वो ऑलवेज किसी भी सोर्स से आप वो एलिमेंट लेंगे वो उतनी अमाउंट में अंदर क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, आप वाटर की दे दो, अमोनिया की दे दो, आप NO2 की दे दो, है ना, आप NO की दे दो, बहुत सारे एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड की दे दो। ये सारे के सारे वैसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर और जिन कंपाउंड्स में जो ये एलिमेंट हैं ये बाय मास ही रेशो के अंदर क्या है फिक्स्ड है, इनकी रेशो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी है, बस यही बताया है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं उनका मास फिक्स होता है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये दोनों के दोनों लॉ जो हैं वो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। बाद में डाल्टन ने इन लॉज की एक्सप्लेनेशन अपनी थ्योरी के बेसिस के ऊपर दी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।